फिर पता है क्या हुआ बता। मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? एक नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। है मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे है। वाह कितनी प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल, बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी? कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुनना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख जयेश भी वैसा ही है और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं, अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा अब तो तू खुश है ना? ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे। तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है? सुधा देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर अरे नंदिनी, ऐसे अचानक, अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे, मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, ए सुधा सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। किस बात की?
अरे यार, अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नंदिनी दीदी मुझे थोड़ी खूंखार टाइप लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। जया का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और इसीलिए अब नंदिनी की वजह से सुधा और जया भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे जया, दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी, मैंने बनाई है। एक बार चेक कर तो देख, कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है, पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा। जी मम्मी जी। कमला गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई और ये देखकर जया और सुधा घबरा गए। अरे यार सुधा, तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी कहा था कि उसमें नमक भरी दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर जया गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुधा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जया नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, जया सुन ना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। बता यार, मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे। जया ने गुस्से में सुधा से उसकी साड़ी ले ली। उधर कपड़े धोकर जया छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देख और तेजी से नीचे उतरी। जया, ओ जया, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख, मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझ सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से भाड़ में जा तू, समझी? जया के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां उनकी सास कमला आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आपस में मत लड़ो। देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी से कह दो कि ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए ये मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है। कमला की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास ही खड़ी नंदिनी के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी। उस दिन दाल में जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं तो बस जय को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सुधा की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं, चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसी कैसी दोस्ती है ये? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर सुधा और जया एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खुलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। कविता, कविता आजा। अरे काजल तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले, और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे, पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हेलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर, वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना?
कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को, वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ, उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुड्ढा है, उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुड्ढे से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुड्ढे को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है